दशहरे के इस शुभ अवसर पर टेस्टो कंपनी लेकर आया है विजयदशमी सेल। अब होगी पढ़ाई की जीत। जी हां, इस 21, 22, 23 और 24 अक्टूबर को शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट्स का लाभ उठाइए। दशहरे हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्लास हम प्रारंभ करें उससे पहले बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा आज हम सब लोग मना रहे हैं। और ये जो दशहरा है वो आपको एक प्रेरणा देता है कि किस प्रकार से हम अपनी बुराइयों को समाप्त करें। बुरे आदमी को नहीं, बुराइयों को किस प्रकार से समाप्त करें, उन सारी बुराइयों को किस प्रकार से समाप्त करें जो हमारी सफलता में बाधा बने हुए हैं। तो आज सारे लोग कसम खाओ इस बात को कि उन सारी बुराइयों को, उन सारी बाधाओं को, ठीक है, उन बुराइयों पर आप विजय प्राप्त करोगे और निश्चित रूप से आप सफल होगे। तो चलिए, मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास हम प्रारंभ करते हैं और मैंने आपको बताया था कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम, यानी अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, लगातार दौड़ो, दौड़ते रहो तब तक के सपने पूरे न हो जाएं। तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो SST विद राज राणा टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं, जहां पर आपको डेली PDF मिलेगा और YT सेशन के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आप यहां पर मुझसे बात भी कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन आप मेरे साथ कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, डाउट सॉल्विंग कर सकते हो। यहां पे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, PDF मिलेगी और बहुत समस्त जानकारियां आपको यहां पर लगातार मिलती रहेंगी। और हमारी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप लोगों के लिए लाई है दशहरा पर एक बेहतरीन सेल, और बेहतरीन सेल है विजयदशमी सेल, पढ़ाई की जीत। और ये ऑफर है आप लोगों के लिए कि अगर आप किसी कोर्स को खरीदते हैं तो इस समय पर ये 2228 रुपए का मिलेगा, राज राणा कोड का इस्तेमाल करोगे तो। वहीं पर अगर आप UP TGT PGT का कोई कोर्स खरीदते हैं तो वो आपको 3713 रुपए का मिलेगा अगर आप राज राणा कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। DSSB का 3713 का अगर राज राणा कोड का इस्तेमाल करोगे। EMRS TGT PGT का 2785 का राज राणा कोड का इस्तेमाल करके। CTET एग्जाम मात्र 742 और बिहार शिक्षक भर्ती, जो नई शिक्षक भर्ती आई है ना, उसका कोर्स है 1670, जिसमें 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 वाले कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहां पर मैं संपूर्ण NCERT और SCERT को आपको पढ़ा रहा हूं और सबसे पहले जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं लगातार, वो से चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी और हमारा सौर मंडल। ये SCERT का चैप्टर और ये NCERT के चैप्टर को संयुक्त करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इनका जो लेवल है वो स्नातक लेवल है। इसलिए जो भी लोग 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं, 9 से 10 की तैयारी कर रहे हैं और 11 से 12 की भी तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग इस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा CTET वाले लोग भी, UP TET वाले, STET वाले और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले भी इस क्लास को रोचक अंदाज में देख सकते हैं। और हम आपको कितने डेप्थ में पढ़ाते हैं ये आपको इन प्रश्नों के माध्यम से पता चल जाएगा कि हम कितना आपको ज्यादा डेप्थ में लेके चलते हैं। तो ये सारे प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं और अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो आप सारे लोग उस क्लास को अवश्य जरूर 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 ले लें, है ना, तभी आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चंद्रमा के चरणों के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में, देखो सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने आपको कितनी अच्छी तरह से समझाया है। यहां पर आपको पूरे सूर्य ग्रहण के बारे में बताया, यहां पे चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि हर एक अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं पड़ता और हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं पड़ता। ये भी सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना। ये भी सब चीज मैंने आपको बता दी थी। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, अब यही हम चल रहे थे, यहीं से हम पढ़ेंगे। तो चले शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहां से करेंगे। कुछ खगोलीय पिंड को बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं, यानी ऐसे खगोलीय पिंड जो क्या करते हैं, अपने में से ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको हम तारा कहते हैं, स्टार कहते हैं।
तो सूर्य भी अपने आप में से प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। तो हमारा सूर्य भी अपने आप में क्या है? एक तारा है। ठीक है नहीं? अब आप कहोगे कि सर सूर्य तो तारा है। हाँ, मान लेते हैं सूर्य तारा है। तो सूर्य के अलावा भी कोई तारा है? हाँ, सूर्य के अलावा जैसे कोई पूछे कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो आप निशान लगा देना, सूर्य है। ठीक है नहीं? और अगर सूर्य के बाद अगर धरती का सबसे, ठीक है, सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये आपको याद रखना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है कितनी दूर होगा? सोचना, हमारे सूर्य से अगर हम प्रकाश अगर हमारे तक आता है तो मात्र 8 मिनट और 18 सेकंड लगती हैं, मात्र। ठीक है? और सूर्य और अर्थ के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। तब बता रहा हूं, सोचिए कि अगर हमें प्रकाश प्रोक्सिमा सेंचुरी से मिले, प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश अगर हम अर्थ तक पहुंचाएं तो इसके प्रकाश को अर्थ तक आने में 4.2 वर्ष लग जाएगा। को समझ में आया? प्रकाश जितना एक वर्ष में चलता है तो प्रकाश वहां से आएगा तो 4.2 वर्ष में आएगा। आप ध्यान रखो, ये है। कभी आपसे ये पूछ ले कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो याद रखना डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है। ठीक है? कौन सा स्टार? डॉग स्टार या साइरस के नाम से है, जो सबसे चमकीला तारा है। ये आपको याद रहने चाहिए। एक और बात याद रखना, मैंने आपको तारे कैसे बनते हैं इसके बारे में भी पिछली क्लास में बताया था। तारों का निर्माण हाइड्रोजन के बादलों से होता है और हाइड्रोजन के बादलों को नेबुला कहते हैं। नेबुला में कंडेंसेशन होता है। वहां पर जनरली क्या होता है कि हाइड्रोजन के बादल संगठित होते हैं। ठीक है? संघनित होते हैं। और जहां पर जो बड़े बड़े झुंड हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हो जाता है और बाकी सारी हाइड्रोजन अब, ठीक है, उसी से झुंड से टकराती रहती है। टकराने से प्रेशर बनता है। ठीक है? प्रेशर से तापमान बनता है और तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि तापमान 2-3 लाख डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन का नाभिक दूसरे हाइड्रोजन के नाभिक में समा जाता है। और जब नाभिक एक दूसरे में समा जाए, नाभिक एक दूसरे में जुड़ जाए, न्यूक्लियर एक दूसरे में सम्मिलित हो जाए, अपने वजूद को खो दे, तो उसी को नाभिकीय संलयन क्रिया कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूज, जब एक दूसरे से कोई चीज जुड़ जाए तो उसको फ्यूज कहते हैं। बात समझ आ गई? तो नाभिक जुड़ जाए। अब नाभिकीय संलयन की क्रिया के दौरान अत्यधिक ऊर्जा पैदा होती है, तो उसमें से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है। और ये यही तो कह रहा है कि ऐसे खगोलीय पिंड जिसके अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी को तारा कहते हैं। तो फिर उनको हम तारा बोलने लग जाते हैं। तो प्रारंभ में जो तारे इसी प्रकार से बनते हैं, जिस खगोलीय पिंड में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है उसके अंदर से ऊर्जा निकलेगी। ठीक है? उसके अंदर से आप याद रखना प्रकाश निकलेगा और कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? वो चलेगा, सीक्वेंस से चलता रहेगा, है ना? आइए आगे चलते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। ठीक है? ऐसा नहीं कि हमारा सूरज ही सबसे बड़ा तारा है, इसके पास ही गर्मी है। ऐसे ऐसे तारे हैं जिसमें सूरज जैसे तारे हजारों तो नहीं, लेकिन 100-200 तारे उसमें अंदर समा जाएंगे। इतने बड़े बड़े तारे भी हैं, लेकिन वो तारे हमसे इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश हम तक आने में लाखों वर्ष लगा देता है। इसलिए उनका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ पाता है। बात यह है जो आपको ध्यान रखनी है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, इसी प्रकार से अत्यधिक दूरी पर स्थित जो तारे हैं वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि दूर की वस्तुएं हमेशा छोटी दिखाई देती हैं। यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना? अब आइए एक प्रश्न यहां से कर लेते हैं और तारों के बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। प्रश्न यह है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन आप लोगों के लिए प्रेशर पर, ठीक है, उसके तापमान पर, पृथ्वी से दूरी पर, या वायु प्रदूषण पर। तो तारों का रंग उसके तापमान को, ठीक है, निर्भर करता है। यह आपको याद रखना। यह प्रश्न कई बार आया है, बीपीएससी ने कई बार प्रश्न ये पूछा है, इसलिए आपसे प्रश्न आ सकता है। याद रखो, जिन तारों का तापमान सबसे ज्यादा होता है वो नीले रंग के दिखाई देते हैं।
अगर तापमान जैसे जैसे कम होता जाएगा तो वो फिर सफेद रंग के दिखाई देंगे, उससे कम तापमान होगा तो पीले रंग के दिखाई देंगे, और उससे कम तापमान होगा तो लाल रंग के दिखाई देंगे, और उसके बाद क्या होंगे, काले होंगे, और उसके बाद ये मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है नहीं, ये आपको अच्छे से याद रखना। तो उसके तापमान का सूचक होता है तारों का रंग, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये है लाइफ साइकिल ऑफ तारा। यहां पे क्या लिखा हो, जीवन चक्र। यहां पे क्या, जीवन चक्र। तो सर एक बात बताओ, ये इनका भी जीवन चक्र होता है? जीवन चक्र अपने आता तो ये सुना था कि मानव ही जन्म लेता है, मानव ही मर जाता है। क्या तारे भी जन्म लेते हैं? क्या तारे भी मरते हैं? तो बिल्कुल ज्योग्राफी कहती है हाँ, सही बात है, तारे भी जन्म लेते हैं और तारे मरते भी हैं। तारों का जन्म, तारों का जन्म, तो तारों का जन्म होता है और तारों की मृत्यु भी होती है। तो यहीं पे आप समझ लो। देखो ये रहा मैंने जो आपको बताया था, दैट्स द नेबुला। और ऐसे नेबुला जिससे तारों का निर्माण होता है ना, उनको स्टेलर नेबुला कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, स्टेलर नेबुला। और नेबुला का मतलब क्या है भाई, क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बादल। मैंने आपको बताया था यही बादल क्या होते हैं, संघनित होते जाते हैं, एक दूसरे के पास पास आते जाते हैं, ये थे ऐसे करके होते चलते हैं, ठीक है। और इनके अंदर ही सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न करने लग जाते हैं। जैसे ही ऊर्जा उत्पन्न करने लग जाते हैं, तारे बन जाते हैं। इसका मतलब है तारों का जन्म हो जाता है। यहीं से होता है तारों का जन्म, ठीक है नहीं। तो यहां पर दो प्रकार के तारों का निर्माण होता है, एक एवरेज तारे जो सूर्य से छोटे हैं, और एक थोड़े से बड़े तारे जो सूर्य से बड़े हैं। दो प्रकार के तारों का जन्म होता है। यानी ऐसे तारे जो सूर्य से छोटे हैं उनको एवरेज यानी औसत तारा कहते हैं, और ऐसे तारे जो सूर्य से बड़े उनको मैसिव स्टार कहते हैं, बड़े तारे कहते हैं। और दोनों का ही, ठीक है, जैसे हम हैं, हम जन्म लेते हैं, फिर हम घुटनों के बल चलते हैं, फिर हम धीरे धीरे दो पैरों में चलने लग जाते हैं, गिरते रहते हैं, फिर दोनों पैरों में खड़े हो जाते हैं, फिर हमारी बॉडी सॉडी बनने लग जाती है, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे बुढ़ापे में आ जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये तारे भी, ठीक है, अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किस प्रकार से आप देख सकते हो, सोचिए। जब नेबुला है, ये जो निहारिका है, 100% क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन है। और जो नाभिकीय संलयन की क्रिया कहां पर हो रही है, सेंटर में हो रही है। तो वहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन दूसरी एक दूसरे से मिलकर क्या बना रही है, हीलियम बना रही है, और बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हाइड्रोजन खत्म होकर क्या बन जाएगी, हीलियम बन जाएगी। बताइए, अगर आप एक बार गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हो तो पेट्रोल धीरे धीरे क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, धीरे धीरे पेट्रोल खत्म हो जाती है ना। इसी प्रकार से इसका ईंधन क्या है, तारों का ईंधन क्या है, तारों को ऊर्जा कहां से मिल रही है, हाइड्रोजन के संलयन से। अब हाइड्रोजन संलयन ही नहीं होगा तो क्या होगा बताओ। हाइड्रोजन संलयन लगातार हो रहा है तो ये लगातार हीलियम में बट रहा है, तो 100 से लेकर 90 रह जाएगी, कभी 80 रह जाएगी, 70 रह जाएगी, 60 रह जाएगी। ऐसा हो सकता है, अब ना हो 1 करोड़ साल में, 2 करोड़ साल में, 10 करोड़ साल में, 50 करोड़ साल में, 1 अरब साल में होगा तो सही। तो यहाँ पे इसी प्रकार की नाभ की संलयन की क्रिया होती है। अब नाभ की संलयन क्रिया होती रहेगी और लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदलता रहेगा। याद रखो, तारों की ये क्रिया तारों के हमेशा कोर में होती है, सेंटर में होती है, यहाँ पर ये। तो एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, यहीं पर याद रखना कि इसके सेंटर में सारी हीलियम हो जाएगी, और बाहर क्या रहेगी, हल्की हल्की हाइड्रोजन रहेगी। तो सोचिए, अब तुम सोचिए, दो अलग अलग घनत्व की चीज हो गई। हाइड्रोजन भारी है, हीलियम भारी है, और हाइड्रोजन हल्का है, ठीक है। तो भारी चीज क्या करेगी, यहीं पर याद रखो, इसका सेंटर जो है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है याद करने की। इसका सेंटर क्या होगा, सिकुड़ना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि भारी हो रहा है, लगातार सिकुड़ेगा। हीलियम आगे चलकर सिकुड़कर वो कार्बन बना देगी, कार्बन लोहा बना देगा, लोहा आगे बना दे, सिकुड़ता चलेगा, हाइड्रोजन बदलती जाएगी, फिर कार्बन बदलता जाएगा। इनका जो कोर है बिल्कुल सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता चलता चलेगा, और बाहर वाला हिस्सा इसका क्या होगा, फैलना शुरू कर देगा, ठीक है। बाहर वाला हिस्सा इसका क्या होगा, फैलना शुरू कर देगा, याद रखना। और इसका रंग बदल जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, तो अब इसका रंग बदल जाएगा, लाल हो जाएगा, और इसी को कहते हैं रेड जायंट, लाल दानव। तो पहले वो क्या था, नया तारा था, और न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म होते ही वो क्या बन गया, लाल दानव बन गया, काफी बड़ा हो गया। अब बताओ, ये अंदर वाला हिस्सा तो अंदर सिकुड़ता जा रहा है, बाहर वाला हिस्सा फैलता जा रहा है, बाहर वाला हिस्सा लगातार फैलता जा रहा है, अंदर वाला हिस्सा ऐसे करके सिकुड़ता जा रहा है, बाहर वाला हिस्सा फैलता जा रहा है, फैल रहा है ना ये।
ऐसी तरह से आप रबड़ ले लो, बालों से निकालो, लड़कियों बालों से रबड़ निकालो जल्दी, है ना, रबड़ निकालो और इसको ऐसे करके खींचो, खींच के देखो, खींचो। तो जब खींचोगे तो आप देखो खिंचती जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगी। ऐसे ये है, ये लगातार फैल रहा है। ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है, जबरदस्त तरीके से सिकुड़ रहा है। ये वाला हिस्सा लगातार फैल रहा है। अब फैलते 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 एक सीमा है, और सीमा के बाद इसमें धड़ाम क्या होगा, ऐसे अचानक फूट जाएगा। फूट गया, यहां से फूटा कि नहीं। अब ये जब फूटेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्लानेटरी नेबुला कहते हैं। क्या बन गया प्लानेटरी नेबुला। पहले क्या था, एवरेज स्टार, फिर क्या बना, रेड जाइंट, लाल दानव, फिर क्या बना, प्लानेटरी नेबुला। अब क्या हुआ कि सेंटर वाला पार्ट थोड़ी देर के लिए चमकेगा, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करेगा तो उसका परावर्तन भी करेगा, तो परावर्तन करता है तो अंदर वाला हिस्सा तो क्या होता है, थोड़ा देर चमकता है, और बाहर वाला हिस्सा पूरे अंतरिक्ष में फैल जाता है, और फिर इस फैले हुए डस्ट के पार्टिकल से एक नया तारा भी बन जाता है। यह भी आपको याद रखना है। ये बचता क्या है, ये थोड़ी देर चमकता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं श्वेत वामन। श्वेत वामन को क्या कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। क्योंकि ये बचा कुचा है तो इसलिए इसको कहते हैं जीवाश्म तारा। इसको क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा, जैसे कि आपको याद रहना चाहिए। ठीक है नहीं, कभी आपसे पूछ रहे। अब ये क्या करता है, इसके अंदर कोई ऊर्जा तो है नहीं, उसने अवशोषित किया तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, काला पड़ जाता है, और काला पड़ के ये क्या बन जाता है, काला वामन। और काला वामन को क्या कहते हैं, ब्लैक ड्वार्फ। और इस तरह से अंतरिक्ष में खो जाता है, समाप्त हो जाता है, मर जाता है, फिर नहीं पता चलता कहां गया ये। इस तरह से तारे की मृत्यु हो जाती है। तारा बना और तारा मर गया। अब दूसरे तारे, तारा ये जो तारा सूर्य से बड़े थे, उनका क्या होगा सर, उनका भी कुछ होगा, उनका कुछ अलग क्रम है। देखो ये बड़े तारे हैं। अब बड़े तारों में क्या होता है कि 3 परतें पाई जाती हैं। एक तो सेंटर की परत, एक ये वाली परत, और एक तीसरी परत। 3 परत है। ये छोटा है तो इसमें 2 ही परत होती हैं। इसमें भी वही काम होगा। सबसे पहले यहां पर खत्म हो जाएगी हाइड्रोजन, हीलियम बन जाएगा पूरा। अब ये सिकुड़ेगा, अब सिकुड़ेगा भैया, सिकुड़ता जाएगा। बाहर वाली दोनों परतें क्या करेंगी, फैलना शुरू करेंगी, जबरदस्त तरीके से फैलेंगी, फैलती जाएंगी। ठीक है, तो ये तो पहली परत ये सिकुड़ रही है अंदर की तरफ, ठीक है, और ये वाली परत क्या हो रही है, फैल रही है, और ये वाली परत भी क्या हो रही है, ये भी फैल रही है। 3 परत है ना, ठीक है। अब सोचिए, इसमें से सबसे पहले ये परत टूटेगी, ये वाली बीच वाली परत टूट जाती है। बीच वाली परत टूटकर जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर गिरती है, और इसमें भयंकर विस्फोट होता है। और भयंकर विस्फोट में क्या होता है कि कभी कभी तो तारे के ऐसे पूरी एनर्जी ऐसे करके निकल जाती है एक ही तरफ से, या चारों तरफ इसका भयंकर विस्फोट होता है। उस भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। ये इससे कई लाख गुना ताकतवर विस्फोट होता है। ये इतना खतरनाक विस्फोट होता है कि अगर धरती पे पड़ जाए तो धरती के परखच्चे उड़ा दे, धरती को उड़ा दे। ये वो है सुपरनोवा विस्फोट, जबरदस्त तरीके से। सुपरनोवा विस्फोट में ही सारी चीजें इधर उधर फैल जाएगी, बचेगा क्या, वही सेंटर जो सिकुड़ रहा था। अब वो सिकुड़ता जाएगा, तेजी से सिकुड़ता है, बहुत तेजी से सिकुड़ता है, ठीक है। और ये बहुत तेजी से घूमता भी है। ये क्या करता है, 1 सेकंड में लगभग 1100 चक्कर लगा देता है अपने। अब इतनी तेज घूमता है 1 सेकंड में 1100 चक्कर, तो इसके अंदर से क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में चार्ज होते हैं, एक में पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। बचता क्या है, केवल न्यूट्रॉन। तो इसी को कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार, जहां पर केवल न्यूट्रॉन बनता है, बचता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो इसे छोड़ के भाग जाते हैं। ये बहुत तेज घूमता है, इसलिए इसी को पल्सर कहते हैं, ठीक है। इसी को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। फिर धीरे धीरे और सिकुड़ता जाएगा, सिकुड़ता चलेगा, और इसके एक ही पॉइंट पर सारा द्रव्यमान आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं ब्लैक होल, क्योंकि ये फिर प्रकाश का परावर्तन नहीं करता, और फिर ये दिखाई भी नहीं देता, ठीक है नहीं। एक व्यक्ति थे जो, उनका नाम था व्हीलर। उनका नाम क्या था, व्हीलर। एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, व्हीलर। उन्होंने ब्लैक होल की खोज करी थी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था SS चंद्रशेखर, SS चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्होंने ये बताया था कि अगर कोई तारा 1.4 ms मास ऑफ सन, यानी अगर कोई तारा सूर्य से 1.4 ms है, तो वह निश्चित रूप से ब्लैक होल बनेगा।
ठीक है, तो 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, जैसा कि आपको याद रहना चाहिए। इस तरह से बेचारा तारा मर गया, है ना, हो गया काम खत्म। आगे आइए थोड़ा सा और चलते हैं, कुछ और भी चीज जानते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कुछ रोचक तथ्य समझ लेते हैं पहले एनसीईआरटी में क्या है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। देखो याद रखना, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण, इस पे भी छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी केवल 3 का ही नाम लेती है, 4 का नहीं, लेकिन चारों पे पाए जाते हैं, याद रखना, है ना, चारों पर। ठीक है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, और ये छल्ले जो होते हैं वो क्या है, सिलिका के बने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने शनि को तो देखा होगा, सैटर्न को तो देखा होगा, सैटर्न के इस तरह से ऐसे करके बहुत सारे छल्ले होते हैं, और वे छल्ले बहुत लंबे होते हैं, 3 लाख किलोमीटर लंबे तक हो जाते हैं छल्ले। ऐसे में सोचना कि मोटाई इनकी 3 लाख किलोमीटर होती है, और सब ये किसके बने हैं, सिलिका के बने हैं। सिलिका जरूर याद रखना, सिलिका। ठीक है, ये सब रिंग वाले प्लानेट कहलाते हैं, जैसे कि हमारे जैसे बृहस्पति है, और इसके बाद शनि है, अरुण और वरुण, सब पे छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, इन पे छल्ले वाले प्लानेट कहते हैं। भले इन छल्लों को देखा नहीं जा सकता, लेकिन सैटर्न के छल्लों को, ठीक है, देखा जा सकता है, छोटी मोटी दूरबीन से भी आप देख सकते हो उसे, लेकिन बाकी के छल्ले देखने के शक्तिशाली दूरबीन होनी चाहिए आपको, तब आपको दिखाई देगा, है ना। आगे चलते, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। तारे बहुत सारी आकृति बनाते हैं, है ना, और इन्हीं को नक्षत्र मंडल कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसी में अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो कोई आपसे पूछ ले अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, तो उसको कहते हैं नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो तारों के द्वारा बनाई गई सुंदर आकृतियों को नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है, तो बता देना। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है, सप्तऋषि मंडल। ये आपने निश्चित रूप से देखा होगा, ठीक है, ऐसे देखा होगा। 4 तारे आपको दिखाई देते हैं इस तरह से, है ना, 7 तारे आपको दिखाई देते हैं, फिर ऊपर ध्रुव तारा आपको दिखाई देता है, सप्तऋषि मंडल कहते हैं इसको। ये आपने खूब सुना होगा, दादी नानी वगैरह ये सब आपको बताती होंगी, क्योंकि आप जिस समय पर पैदा हुए थे, बहुत सारे तो इसमें उम्र के भी होंगे जिसकी 30-35 साल उम्र है, और उस समय पर देख सकते हो कि वहाँ पर हम तारों से ही अपना मनोरंजन हुआ करता था। पहले हमारे पास कहाँ मोबाइल हुआ करते थे, कहाँ कोई चीज़ हुआ करती थी, हम गोटियाँ रख के तो खेला करते थे, है ना, वही तो है। तो अब आपको ये पता होगा ना, कंकड़ वगैरह से ऐसे ऐसे करके खेला करते थे। छुआ छप्पन होते क्या होते हैं उसको खेले थे, आस पाई खेलते थे, ऐसे पीछे से हाथ मारते थे, वो ऐसे भी खेलना होता था। तो खेल हुआ करते थे, मजे भी आते थे खेलों में, आप शायद सोच नहीं सकते हो। ठीक है, सप्तऋषि मंडल या 7 यानी ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो कभी आपसे पूछ ले कि सप्तऋषि मंडल किसका भाग है, तो आप बता देना अर्सा मेजर का भाग है, ध्यान रखना। आपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान और ये तारों को दिखाएं, तो वो आपको दिखा देंगे, है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, और उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता था, और इसी को ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही दिशा में रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, ये रहा, ये है ना, ये अभी कोई लड़की सी इसमें आई थी ना फोटो में। चलो आगे होगी, आगे दिखाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, पहले इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यह सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर होती है। सही, ध्रुव तारा बिल्कुल क्या होता है, ध्रुव के ऊपर स्थित होता है। ये है, ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारी पृथ्वी का साउथ पोल, और ये इक्वेटर है। तो ध्रुव तारा केवल सीधा यहाँ होता है। ठीक है, इसलिए धरती ऐसे करके घूमती है, तो हमें यहाँ से होगा तो भी यहीं दिखाई देगा, यहाँ से तो भी यहीं, यहाँ से होगा तो भी यहीं दिखाई देगा। इसलिए वो चलते हुए नहीं दिखाई देता, क्योंकि ठीक वो ध्रुव के ऊपर होता है, उसी को ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ के जो उत्तर की दिशा है उसको ये इंडिकेट करता है, ध्यान रखना। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखो ग्रह क्या होता है।
कुछ इसी प्रकार के खगोलीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होती है जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, ना ही ऊष्मा होती है, ठीक है। और जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते उनको ग्रह कहते हैं। ग्रह जैसे अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना हुआ है। तो प्लेनेट किससे बना हुआ, कभी ये प्रश्न आ सकता है, तो याद रखना प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता परिभ्रमण, यानी चारों ओर घूमने वाले पिंड। तो जो चारों ओर घूमता है उसी को प्लैनेट कहते हैं। ये है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यानी अभी यहां से हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, तो अगर हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं तो हमें पृथ्वी भी इसी प्रकार से चमकती हुई दिखाई देती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और आपको ध्यान रहना चाहिए, है ना। अब आइए कुछ प्रश्न कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ते पढ़ते मैं आपको बहुत डीप में प्रश्न भी करा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं वो भी यहाँ पे हो जाएं, इसलिए मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो इसे पढ़ने के बाद आपके सारे कंपटीशन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के समय पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। ठीक है, तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। ये आप आंसर बताइए, ठीक है, नहीं बताइए। कथन दूसरा तो बिल्कुल गलत है। तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष नहीं कहते। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, जो 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना। तुम जो आंसर बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं, बताइए जी। जैसे सूर्यास्त होगा, जैसी तरह पूर्व में आपको तारे दिखाई देने लग जाएंगे, कि पश्चिम में दिखाई देंगे, बताओ। यहां पर बताओ आप, तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं, तो पहले तारे पश्चिम में दिखाई देते हैं या पूर्व में दिखाई देते हैं, हम गौर करके बताओ। कभी आपने चांद को देखा, चांद को, ईद वाले चांद को देखा कभी? ईद वाले चांद को देखा है? तो आप बताओ कि पहले आपको तारे कहाँ दिखाई देते, पश्चिम में या पूर्व में दिखाई देते हैं? तो पूरे आकाश में जब आप देखते हो ना, तो आपको पश्चिम में तारे दिखाई देते हैं। तो पहला भी गलत हो जाएगा, इसमें दोनों ही गलत है, ना तो एक और ना ही दो। ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते, हाँ बिल्कुल होते। यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है, सही है। यह दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। तो यह दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देता ध्रुव तारा, तो ये तो गलत हो गया। 3, तो फिर क्या हो गया, पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, तो इसलिए कथन 2 ही सही होगा, केवल यहाँ पे एक भी फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो सभी तारे, वैसे एक बात बताऊं कि अगर इसमें कोई ऑप्शन होता है 1 और 2 तो थोड़ा सा इसको सही होता, लेकिन समस्त तारे यानी हमारे पास जितने भी तारे हैं, यानी सूर्य वगैरह है, वो भी ध्रुव तारे की परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है, ये सही नहीं है अपने आप में, ये भी हाँ गलती है ये। तो यह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, ये पक्का सही है। तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों में नहीं होता, सही है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, तो इसका क्या सही होगा? केवल ऑप्शन 1 सही है, बाकी गलत हैं सभी। तारों का अपना प्रकाश होता है जब ग्रहों का नहीं होता। तारे टिमटिमाते, ग्रह भी टिमटिमाते हैं। ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, नहीं होता। ग्रहों के सापेक्ष में तारों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो केवल ऑप्शन 1 सही होगा इसमें, ठीक है। आइए तारामंडल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तारामंडल जो हम बता रहे थे ना, ये थोड़ा सा और डेप्थ में मैं आपको बता दूं कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में ही क्यों दिखाई देता है। आइए इस प्रकार से छाता हाथ में पकड़ लीजिए, उससे आप बता सकते हो। ये बीच में ये ध्रुव तारा है, ठीक है, ये बाकी सब तारे हैं, उसको घुमाओ। आप घुमाओगे तो तारे सब आपको घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये अपनी जगह पे ही आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से हमारी धरती ऐसे करके घूमती है, तो इसके ध्रुव के जस्ट ऊपर क्या है? ये तारा है, इसलिए हमें ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। एक प्रैक्टिकल है जो आपको पता रहना चाहिए।
कुछ समय तक आकाश का परीक्षण कीजिए। क्या आपने देखो तारामंडल, पहचाने जाने योग्य आकृतियों को तारे के समूह को तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की थी। तारामंडलों की आकृति तथा व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। अब हमारे यहाँ पे तारामंडल कितने, कोई आपसे पूछ रहे, 89 है। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा, हाइड्रा है, ये आपको याद रखना। इसके बाद जो कौन सा, सेंटोरस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रात्रि में आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं, इसलिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखना है। ठीक है, जैसे ये रहा ग्रेट बियर, तो ग्रेट बियर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, कितने तारा हैं आपको दिखाई देता है, बहुत सारे तारामंडल हैं। और उसी में आपका ये रहा सप्तऋषि मंडल भी यहीं पे दे रखा तारामंडल में ही। ओरियन देखो, ओरियन ये है। अब इसे जानी पहचानी चीज़ों से हम इसकी तुलना कर लेते हैं। ओरियन ये बन गया। ठीक है, ये कैस्पियो है, तो ये कैस्पियो बना लिया हमने। इसके अलावा लियो मेजर है, तो हमने इसको लियो बना दिया है। ठीक है, लियो, एक फिल्म भी आई है अभी, लियो, देखना, बहुत पैसा कमाया लियो ने। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडल हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आपको सप्तऋषि मंडल के बारे में आपको बता दूं, यहाँ से कई बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, याद रखना, बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों पर संबंध है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया गया है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं। ठीक है, सप्तऋषि मंडल में 7 हैं, देखो, अलकारद, मेजार, आलियोथ, मैग्रेज, फैगदा, मेरज और डम्फे। हिंदी में इनका नाम क्या है, मरीचि, वशिष्ठ, श्रृंगरस, आत्रि, ऋतु, पुला और पुलत्स। ये 7 ऋषि, ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं को ज्ञान दिया था और इसी के बाद पूरे विश्व में ज्ञान फैला है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, कुछ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ घंटों तक तारामंडल का परीक्षण कीजिए। आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं क्या आपको इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन दिखता है? आप ये परीक्षण करेंगे कि इन तारामंडल की आकृति समान रहती है। आप ये भी पाएंगे तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, क्यों हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, बात ये है। ठीक है नहीं, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, ये प्रतीत होते हैं करते हुए। ठीक है, अब देखो, सप्तऋषि मंडल ये ध्रुव तारा है, तो सप्तऋषि मंडल कभी यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, ऐसे हमें गति करते हुए महसूस होते हैं। और ऐसे ही हमने पता है एक स्वास्थ्य निशान बनाया है, जो आपको पता होगा भारत में स्वास्थ्य निशान का उपयोग भी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये संकेतक तारे हैं इसके, ये वाले संकेतक तारे हैं। आप इस पे कभी भी निशाना लगाओगे इन पे, तो आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, ये संकेतक तारों से। ठीक है नहीं, तो ये आपको जनरली आपको कुछ चीज़ों को आप अच्छे से याद रखो, और ये भी बहुत सारी चीज़ें इसमें वास्तव में सभी। ओरियन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम ओरियन एक अन्य विख्यात तारामंडल है, ठीक है, जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिनाया जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं। ओरियन को शिकारी भी कहा जाता है। ओरियन को क्या कहते हैं, शिकारी भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है और ध्यान रखना है ना। आगे देखो, यहाँ पर तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे, ये आपको दिखाई दे रहे, सीरियस तारे, ये रहे। ठीक है, ये रहा, ये सब चीज आपको बताई जा रही है, ये वाला तो निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस, लुब्धक और देखो सीरियस का ही नाम लुब्धक है, ओरियन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के 3 तारे, ये मध्य के 3 तारों के सीध में सीरियस होता है, ये रहा। ठीक है, ये है। तो ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के, ये ओरियन तारामंडल है, ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए। इसके अनुदेश पूर्व की दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदेश आपको एक चमकीला तारा दिखाई देगा, इसी का नाम सीरियस है। ठीक है नहीं। उत्तरी आकाश में एक अन्य तारामंडल ठीक है, कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के W तथा M के बिगड़े रूप है। ऐसे WM के ऊपर दिखाई दे रहा है। 17.11 कहाँ है, 17.11, 17.11 कहीं दिखाई दे रहा है। चलो, इसमें 17.11 है नहीं, तो इसको हम बाद में दिखाएंगे, है ना। अब आ जाते हैं अपने यहाँ पर सौरमंडल पर। ठीक है, तो सौरमंडल में क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, यानी सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए ठीक और अधिक शब्दों को लिखें। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, ये सौरमंडल है।
अब आप यहाँ पे सौरमंडल देख रहे हो, सौरमंडल में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन है? सन है, ये आपको ध्यान रखना। और पूरे सौरमंडल का एक बात आपको याद रखनी होती है, यहाँ पर संपूर्ण सौरमंडल का लगभग 99.98 जो द्रव्यमान है, नहीं 99.8 नहीं है, 99.80 जो द्रव्यमान है वो किस में है? वो केवल और केवल सूर्य में है। ठीक है ना? कितना है? 99.80 द्रव्यमान सूर्य में ही है। बाकी जो भी चीज आपको इसके चारों तरफ जो घूमती हुई दिखाई दे रही है वो 0.20% में है। यानी इसमें तो केवल और केवल सन है, और बाकी जो बचे हैं उसमें सब हैं, सब जैसे इसमें ग्रह हैं, उसमें क्या है? उपग्रह हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे बौने ग्रह हैं, इसमें धूल है, क्षुद्र ग्रह हैं, सब कुछ जो है वो यही है। सूर्य में माना जाता है सबसे जबरदस्त आकर्षण बल होता है, इसलिए सारे जो ग्रह हैं इसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और जिस रास्ते से चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? पाथ। जिस रास्ते से चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं पाथ, और इसको क्या कहते हैं? कक्षा। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट है। और ये चक्कर लगा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। इसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन, परिक्रमण। याद रखना, ऐसे करके घूमते हैं। ठीक है, लगातार इसका चक्कर लगाते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ये परिक्रमण, ये वाली देखो, दिखाई दे रहा, ये है। तो यही ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? सन दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं? सन के बाद सबसे पहले कोई बुध है, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? बुध के बाद वीनस आ जाएगा, फिर आपकी अर्थ आ जाएगा, फिर मंगल आ जाएगा, फिर क्षुद्र ग्रह पेटी आ जाएगी, फिर उसके बाद जुपिटर आ जाएगा, फिर सैटर्न आ जाएगा, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। इस प्रकार से आ जाएगा, है ना? इसी को बारे में अभी मैं आगे डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, सौरमंडल के बारे में। आइए एनसीईआरटी क्या कहती है, एसईआरटी क्या कहती है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे बताएंगे। सौरमंडल क्या है? सूर्य, देखो पढ़ लो, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर बना। देखो सौरमंडल में क्या है? सूर्य है, 8 ग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, और कुछ खगोलीय पिंड भी अलग अलग, जैसे क्षुद्र ग्रह भी है, ठीक है, उल्का पिंड भी है, और यहाँ पर बौने ग्रह भी है। इन सबको मिला दो तो सौरमंडल का निर्माण होता है, और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या है? सूर्य है। ठीक है, नहीं? ये संपूर्ण सौरमंडल की बात हो रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सौरमंडल में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा सौरमंडल। ठीक है, नहीं? संपूर्ण सौरमंडल को आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हो और अच्छे से जान भी सकते हो सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका सूरज, ठीक है, और ये सब। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पर बुध है, फिर यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा वो आपका वीनस है, फिर ये अर्थ है, और फिर इसके बाद यहाँ पर मार्स है। और फिर देखो यहाँ पर चट्टानें दिखाई दे रही हैं, इन्हीं चट्टानों को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एस्टेरॉइड्स का मतलब क्या होता है? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है, नहीं? इसको याद रखना, इसको क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक है ना? अब आप इसके बाद देखोगे कि यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? ये जुपिटर दिखाई देगा, ये आपको याद रखना है। तो ये सीक्वेंस याद रखना, जुपिटर, जुपिटर के बाद क्या है आपका? सैटर्न, उसके बाद क्या है? यूरेनस, और इसके बाद क्या है? नेपच्यून, और फिर उसके बाद ये चट्टानें और दिखाई देंगी। इनको कूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, कूपर बेल्ट। इनको क्या कहते हैं हम? कूपर बेल्ट कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान भी रखना है और याद भी रखना है, दोनों चीजें याद रखना। अब इसमें क्या करेंगे कि आपको थोड़ा सौरमंडल के बारे में और अच्छे से बता दूं कि सूरज का प्रकाश हर जगह नहीं पहुंचता। सूरज का प्रकाश ज्यादा यहां तक पहुंचेगा। जहां जहां तक सूरज का प्रकाश पहुंचता है उसको कहते हैं विजिबल, उसको क्या कहेंगे हम? विजिबल सोलर सिस्टम। इसको कहेंगे दृश्य सौरमंडल। ठीक है, नहीं? और जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता उसको क्या कहेंगे? इनविजिबल सोलर सिस्टम, अदृश्य सोलर सिस्टम। क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश होना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश यहीं तक जाता है। ये सौरमंडल का अंधेरे वाला पार्ट है, इसलिए पहले दृष्टिगोचर नहीं था, हम इसे देख नहीं पाते थे। लेकिन बाद में कैमरा बना जिसका नाम था इंफ्रारेड कैमरा, जिसमें इंफ्रारेड तरंगों का
प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग होता है तो आप खुद सोच लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इंफ्रारेड कैमरों से ही हमें यह पता चल पाया कि सौर मंडल के जो अंधेरे वाला पार्ट है उसमें तो बहुत कुछ है जिसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था। इसमें तो आपको बहुत कुछ है, ठीक है। फिर इसमें पता चला बहुत सारे बौने ग्रह हैं, यहाँ पे बहुत सारे उल्का पिंड है, बहुत सारे डस्ट है, यहाँ पर तो धूल है, बहुत सारी चीज है, और एक कूपर महोदय ने खोजा था इसलिए इसको कूपर बेल्ट का नाम दे दिया गया। ये आपको ध्यान रखना। एक और गजब चीज है जो आपको इसमें बढ़िया बढ़िया कलरफुल चीजें दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम ग्रह कहते हैं। और आप ग्रह को देखिए, ग्रह आपको दो भागों में बटे दिखाई देंगे। एक सूर्य और क्षुद्र ग्रह मेखला के मध्य में है, और दूसरा क्षुद्र ग्रह मेखला कूपर बेल्ट के मध्य में है। तो याद रखो, क्षुद्र ग्रह और कूपर बेल्ट के मध्य में जो तारे, जो ग्रह मिलते हैं उनको बाह्य ग्रह कहते हैं, एक्सटर्नल प्लैनेट कहते हैं, जोवियन प्लैनेट कहते हैं। और वहीं पर यहां से लेकर यहां तक जो आपको दिख रहे हैं उनको हम आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से पता होगा और अच्छे से ध्यान और याद भी रहना होगा आपको, ठीक है। बताइए, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहोगे सर इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है, हम तो पहले से होशियार थे, आपने थोड़ा सा और होशियार बना दिया बस, है ना। तो फिर आ जाते हैं यहाँ पर कि सौर मंडल को जानने के लिए आपको सूर्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सूर्य है क्या। और इतनी मैंने आपको बात बताई दी थी कि सूर्य अपने आप में एक तारा है जिसके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, और इससे बहुत सारा प्रकाश हम तक पहुंचता है और पृथ्वी पर जीवन का संचालन होता है। और ये केवल जीवन के संचालन के लिए थोड़ी है, ये हमारी पृथ्वी पर किसी भी पर्वत का विनाश होना, ठीक है, जो भी चीज़ आपको दिख रही है उसका नष्ट हो जाना, ये सूर्य के कारण ही होता है। सूर्य के कारण ही वर्षा होती है, सूर्य के कारण ही पवनें चलती हैं, सूर्य के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है, सूर्य के कारण ही हम जिंदा रहते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा होती है, ऊर्जा के बाद हम बहुत सारी क्रियाएं कर पाते हो, बहुत सारी क्रियाएं करने के बाद हमारा जीवन चक्र चलता है, वरना ना चले, ठीक है नहीं। यहाँ तक कि तुम कभी नैन मटक्का करते हो ना, वो भी कैसे करते हो? इसी ऊर्जा की वजह से करते हो, सूर्य की ऊर्जा के कारण। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, यह आपको पता होना चाहिए। अब कैसा है यह सूर्य, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं, और जो भी नए स्टूडेंट हैं हमारे साथ वो हमारे संग जुड़े जाएं, ठीक है। जुड़े रहने के लिए मैं आपको ये पीपीटी, आपको पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, और पीडीएफ आपको उपलब्ध कहाँ ऊपर होगी? ये होगी मेरे टेलीग्राम पर, ये आपको याद रखना। ये मेरा टेलीग्राम है जो आप याद रखना, SST विद राज राणा। तो यहाँ पर आप जरूर इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है ना इसको, और इसी पे आपको पीपीटी मिलेगी और इसी पे सारी क्लासों का आपको लिंक भी यहीं पर मिल जाता है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।